वेलकम इन नॉलेज ट्रिकी। तो चल देर ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। तो चलते हैं, हम एक लाइन नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है, लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैनफोर्ड किप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है, मुस्लिम लीग के किस अधिनिवेश में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो ऑप्शन है हमारे पास 4, लखनऊ अधिनिवेश 1931, कराची अधिनिवेश 1933, या फिर लाहौर अधिनिवेश 1940, या फिर कराची अधिनिवेश 1943। तो इसका आंसर हो जाएगा कराची अधिनिवेश 1943। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी भाई? तो आप लोगों को याद हो गया होगा अभी तक में, क्योंकि इस मुस्लिम लीग की क्वेश्चंस कम से कम अभी तक में हम इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन बता चुके हैं हम अपने पिछले वीडियो से लेके अभी तक में। तो उसमें भी बताया गया था भाई कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। ये बात आप लोगों को पता है, पहले से हमने आप लोगों को बता कर रखा है। और इसका मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। तो ये भी बात हम आपको पहले बता चुके थे कि मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। और कौन इसके और एक और प्रमुख नेता थे भाई? तो उसको जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखे जा करके। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था। ये बात भी हम आपको बताए थे भाई कि शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था भाई? तो मुस्लिमों के अधिकारों का रक्षा करना था। परंतु बाद में इसका क्या उद्देश्य बन गया था भाई? तो अलग देश का मांग करना, मतलब पाकिस्तान बनाना। ये बात भी हम आपको बता चुके थे पहले। तो चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 4, कराची, हैदराबाद, लाहौर, लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। चलते हैं नोट्स की ओर। नोट्स क्या कहता है? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान का नामकरण कौन किया है भाई? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो महात्मा गांधी ने भाई किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? कलकत्ता, सूरत, राजकोट या फिर साबरमती? तो कहाँ की थी भाई? तो राजकोट में की थी। तो अगला नोट्स हम देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। कहाँ जारी की थी भाई? तो राजकोट में। कौन सा पुस्तिका? तो हरित पुस्तिका। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी?
साबरमती की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी भाई? तो 1910, 1912, 1915 या फिर 1918। कब की थी? तो 1915 में की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो 1915 में की थी। नोट्स देखते हैं, नोट्स हमारा क्या कहता है? नोट्स कहता है साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। कहाँ से हुआ था भाई दांडी मार्च का शुरुआत? तो साबरमती आश्रम से। कब हुआ था? मार्च 1930। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन है? सबसे बड़ा स्मारक कौन है? सॉरी, गुलबर्गा, बेलगाम, गदग, हम्पी। तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। तो नोट्स देख लेते हैं क्या कहता है नोट्स भाई। तो नोट्स कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी भाई? तो 1936 स्थापना किसने की थी? तो हरिहर प्रथम ने की थी और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। कब की थी भाई? तो 1936 में की थी। आगे देखते हैं आगे क्या है। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों, 4 ये राजवंश कौन कौन? संगम, सालू, तुलु और कौन था? अरबीदु ने 1936 में से 1336 से 1672 तक शासन किया। कब तक शासन किया था? 1336 से लेके 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक के हम्पी में पाए जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था भाई? तो ऑप्शन है हमारे पास 4। सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो चलते हैं हम एक लाइन नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। इस घटना में कितने पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई थी? तो 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने क्या किया था भाई? तो असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। तो चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, या फिर श्री औरोबिंदो, या फिर स्वामी प्रभुपाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन थे भाई? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो चलते हैं इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। देखिए अभी बताएं, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे वो। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन मतलब RK मिशन, आज उसके नाम शॉर्टकट उसका नाम जाना जाता है। तो उसका फुल फॉर्म यही होता है, रामकृष्ण मिशन। RK मिशन का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो रामकृष्ण मिशन। तो चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिनिवेश में एक बार अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने कांग्रेस
कांग्रेस के किस अधिनिवेश में एक बार अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने पूरी जिंदगी में एक बार ही अध्यक्षता की, वो भी कांग्रेस की। और तो वो कौन सा अधिनिवेश था जहां महात्मा गांधी ने एक बार अध्यक्षता पद को संभाला था? तो वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए अमरावती, बेलगाम, नागपुर या फिर कराची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगाम। बेलगाम। तो नोट्स देखते हैं, नोट्स क्या कहता है। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिनिवेश में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिनिवेश में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडिल्टन या फिर उपरोक्त में से किसी को नहीं? तो ऑप्शन बी, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। तो नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है हमारा। नोट्स कहता है विलियम हॉकिंस हेल्टर नामक समुद्री जहाज से में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ। वह अगस्त 1608 को सूरत पहुंचा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया? गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो चलते हैं हम ऑप्शन की ओर। अधिनियम 6, अधिनियम 5, अधिनियम 3 या फिर अधिनियम 8। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिनियम 5। तो नोट्स देख लेते हैं, नोट्स है हमारे पास एक लाइन का। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो ने के कार्यकाल में के दौरान 1643 में अधिनियम 5 को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया। गवर्नर लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में के दौरान में 1883 में अधिनियम 5 को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा किसको कौन सा कानून घोषणा किया गया था भाई? तो इसके द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4, अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली, मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। इसका नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है। नोट्स कहता है इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी भाई? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, 15 सितंबर 1958 या फिर 29 अगस्त 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त 1952। तो नोट्स देखते हैं, नोट्स क्या कहता है। नोट्स कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है और ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो है अभी तक चल रहा है। और इसका क्या कहते हैं, इसका अध्यक्षता कौन संभालता है भाई? तो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो संभालते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी?
इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी भाई? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास 4, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तो नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है। नोट्स है हमारे पास, सुरेंद्रनाथ टैगोर 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। किसके साथ मिलकर स्थापना की थी भाई? तो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर स्थापना की थी। कब की थी भाई? 16 जुलाई 1876 को की थी। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। इसका विलय कांग्रेस में कब हुआ था भाई? तो 1885 में हुआ था। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 9 अगस्त 1960 को की गई थी, या फिर 6 अगस्त 1952 को की गई थी, या फिर 15 अगस्त 1958, या फिर ये एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया लगता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है भाई? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास 4, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर राजा राम मोहन राय, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी 1852 में की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो आप लोग हमको बताइएगा कि वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो भारत का राष्ट्रीय गान कब तक बना रहा था? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान कब तक बना रहा था? इसका ऑप्शन इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कर बता दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर हम पहले वीडियोस में आप लोगों को बता चुके हैं। तो चलते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन ए है 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931, 8 मार्च 1931। तो इसका आंसर होगा 5 मार्च 1931। तो चलते हैं नोट्स की ओर। नोट्स क्या कहता है हमारा? नोट्स कहता है गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में से ठीक पहले हुआ था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी भाई? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4, 19 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931, 23 मार्च 1931, 14 मार्च 1931। तो आप लोग हमको बताइएगा कि किन किन को ये आंसर पहले से पता था। कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर बता दीजिएगा कि हमें पता था, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलते हैं इसके आंसर की ओर। आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी दे दिया गया था। तो नोट्स देखते हैं, नोट्स क्या कहता है। भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्यु दंड दिया गया था। जॉन सेंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कांग्रेस के कराची अधिनिवेश 1931 की अध्यक्षता किसने की?
कांग्रेस के कराची अधिनिवेश 1931 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर डॉक्टर M.A. अंसारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका देखते हैं हम, नोट्स देख लेते हैं। कराची अधिनिवेश की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिनिवेश में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो फ्रैंक बेसंट, हेलेना ब्लावाट्स्की या फिर चार्ल्स नोल्टन या फिर एनी बेस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसंट। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? एनी बेसंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। किसके साथ मिलकर की थी भाई? तो 1916 में किया था, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर किया था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए थे भाई? तो चलते हैं हम अपने ऑप्शन की ओर। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर देखते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल हुए थे। तो चलते हैं, नोट्स देखते हैं। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उसके साथ बर्ज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी भी थे। तो चलते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का तो आंसर पहले आप लोगों को दिख गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिनिवेश का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिनिवेश का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन हमारे पास है 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1900 नोट्स देख लेते हैं। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिनिवेश में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिनिवेश में जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था भाई। कौन सा अधिनिवेश में? तो लाहौर अधिनिवेश में। और ये बात हम आपको पहले भी बता चुके थे। तो चलते हैं हम आगे क्या कहता है? आगे कहता है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिनिवेश की अध्यक्षता किसने की? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिनिवेश की अध्यक्षता किसने की थी भाई? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार या फिर भूपेंद्र नाथ बोस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिनिवेश की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिनिवेश में कांग्रेस को दलों का गरम दल और नरम दल को एक मंच पर लाया गया। इस अधिनिवेश में कांग्रेस के 2 बड़े दलों को लाया गया था। यहाँ पे ये होना चाहिए था, गरम दल और नरम दल को एक मंच पर लाया गया था। इसके साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ था। तो भाई कांग्रेस के
ये क्या बोलते हैं, लखनऊ अधिनिवेश में दो दलों को लाया गया था कांग्रेस के। वो कौन कौन दल थे? तो गरम दल और नरम दल थे। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था भाई? तो इसको जन अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के साथ गांधी जी ने किसे चुना था? 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर एस सत्यमूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे को चुना था व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। और ये कब हुआ था? तो 1940 में। तो देखते हैं इसका नोट्स क्या कहता है। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना था। पहला कौन थे भाई? तो आचार्य विनोबा भावे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तो चलते हैं अगला क्या कहता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन है 4। ऑप्शन पहला मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग, सिख लीग या फिर हिंदू लीग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। तो आप इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करने, यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। तो चलते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन क्या है?